नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जो हमारा क्रम चल रहा था, जैसा आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे PYQ यानी कि जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी हैं और विभिन्न परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आज भी उसी क्रम में हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से जो भी हमसे हो सकता है, पॉसिबल है, जो अच्छे क्वेश्चन है उन पर हम यहाँ पे साथ में व्याख्यात्मक हल करेंगे, जिससे कि आपको अनुभव होगा। प्रश्न हो सकता है आपको 28-30 ही मिलेंगे छात्रों, लेकिन क्या है उसमें जो विकल्प है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही फायदा आपका होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं छात्रों। पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इस बीमारी को, अकर मेनली ड्यू टू डिसऑर्डर एंड माल फंक्शन ऑफ। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि पीलिया नामक जो है रोग, जो ये लक्षण है, अगर हम कहें किसकी गड़बड़ी और खराबी के कारण होते हैं, तो आपके दिमाग में कई सारे बात जो है ज़रूर आती होगी। तो छात्रों यहाँ पे लक्षण लिखा है, रोग नहीं लिखा है। जनरली अगर देखें तो पीलिया कोई रोग नहीं है, बल्कि एक तरह का लक्षण है जो जाहिर होता है इंसान को, और किसकी गड़बड़ी की वजह से, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आंत, यकृत, पेट और अग्न्याशय। तो छात्रों आपको पता है कि जॉन्डिस जो है, जो या पीलिया रोग भी है, इसको कई अलग अलग नामों से जाना जा सकता है और इसके कई प्रकार के रूप भी हैं। ठीक, अलग अलग इनके कारण भी है। बेसिकली अगर हम देखें तो यकृत जो है इससे सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। इसके मल्टीपर्पस जो है फंक्शन है, बहुत सारे कार्य हैं छात्रों। पाचन के अंदर भी जो है ये अपना प्रभाव डालता है छात्रों, है ना, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इसकी कार्यविधि में किसी भी तरह की रुकावट आती है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो जाए आपको, चाहे वो लीवर सिरोसिस हो जाए, चाहे वो लीवर फैटी हो जाए छात्रों, तो आपको जॉन्डिस होना तय है छात्रों। तो जॉन्डिस जब होगा तभी आप सचेत होंगे। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होता है छात्रों, आपने सुना होगा, उसको न्यूनेटल जॉन्डिस हो जाता है। न्यूनेटल का मतलब नवजात को, पैदा हुआ है आज, तो उसने देखा होगा कि 14 से 21 दिन तक उसको फोटोथेरेपी दी जाती है। ठीक, अस्पतालों में रखा जाता है, आपने देखा होगा बच्चों को, और ठीक होता है, धूप दिखाया जाता है, वो सही हो जाता है। तो जॉन्डिस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन संबंधित अंग जो है वो यकृत है। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो आपकी त्वचा पर, आपकी नाखून पर, आपकी आंखों पर पड़ा है सबसे पहले, और मूत्र पे यानी यूरिन पे, आपके पॉटी पर कलर बदलने लगेगा, यानी शरीर आपका पीला होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, अगला है आपका टॉपिक, द केमिकल विच इज यूज्ड इन आर्ट। ठीक है, एंड क्राफ्ट। यहाँ पे कह रहा है कि वो रसायन जो कि क्राफ्ट और कला में, एंड कैन कॉजेज एनीमिया और ल्यूकेमिया। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक रसायन है जो कि शरीर के अंदर अरक्तता, एनीमिया और ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जैसा रोग को पैदा करने के लिए सक्षम है। रसायन पहला है बेंजीन, डाइऑक्सिन, ठीक है, पैथेलेट और एल्ड्रीन छात्रों। तो छात्रों ये जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन, आपने एरोमेटिक पदार्थ जब पढ़े होंगे आवर्त केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको पता चल गया होगा रसायन विज्ञान में कि बेंजीन से बहुत सारे तत्व बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपको पता है, षष्ठभुजीय होता है, हेक्सागोनल, मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। लेकिन छात्रों बेंजीन यहाँ तक कि सिगरेट में भी पाया जाता है, ये भी कार्सिनोजन, एक कैंसर को पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये कह रहा है क्राफ्ट, और याद रखिए आर्ट में, कला में, क्राफ्ट में, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, और जो कि एनीमिया और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों को ये पैदा कर सकता है छात्रों। तुरंत नहीं, लंबे समय। बेंजीन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से लिखा हुआ है अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाएं बनती हैं, जो कि आपको पता होगा कि उनकी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण रक्त कैंसर, यानी जिसे हम लोग सामान्यतः ल्यूकेमिया कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। अगला आपके सामने, मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज विच इफेक्ट द। मेनिंजाइटिस जो है वो रोग है, वो कह रहा है कि इनमें से दिए गए 4 विकल्पों में सबसे ज़्यादा वो किसको प्रभावित करता है। तो छात्रों एक चीज़ याद रखिएगा, आइटिस जहाँ भी लग जाता है, ये हम हमेशा बताते हैं, उसका मतलब होता है शोध, सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, वहाँ पर आ जाती है, चाहे वो हेपेटाइटिस, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, कोई भी आइटिस लग जाए, एंसेफेलाइटिस छात्रों, वहाँ पे शोध यानी कि सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। लेकिन कहाँ, मेनिंजिस जो शब्द बना है छात्रों, वो मेनिंजिस हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मेनिंजिस जो ब्रेन के अंदर जो पॉलीथीन जो ऊपर कवर है, जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली बोलते हैं, उसे छात्रों बोलते हैं। उसके अंदर जब शोध आ जाता है किसी भी कारण से, तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस छात्रों। इसी प्रकार आपने छात्रों एक बीमारी सुनी होगी बच्चों के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस या जेई, जो कि एक मच्छर के काटने से छात्रों एक विषाणु जनित रोग होता है, जो कि सामान्यतः हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें छात्रों, जो पूर्व का इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसमें गोरखपुर और आसपास के जो जिले, वहाँ पर संभावित अगस्त सितंबर के महीने बीमारी अपना काफ़ी ज़्यादा पांव पसारती है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे छात्रों क्या होगा,
बिल्कुल करेक्ट होगा मेनिंजाइटिस छात्रों। ठीक है, तो मस्तिष्क की जो परत है, लेयर है, उसी के अंदर सूजन आ जाती है, इसे मेनिंजिस कहते हैं। इसकी विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, आपने पढ़ा होगा जो है पायामीटर, एरेक्नोइड, डोरामीटर। ठीक है, उसके पास लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सामान्य सर्दी को का क्या कारण है, यानी कि जो हम लोग जनरली जो कॉमन कोल्ड होता रहता है उसके पीछे कारण हो सकता है छात्र। अब आदमी सोचता है कि भाई ठंडा पानी पी लिया, आदमी सोच सकता है हमने आइसक्रीम खा लिया, आदमी सोचता है कि भाई हम भीग गए। ठीक है, आप भीग गए, लेकिन छात्रों जब भीगे तो हम भी हैं, आप भी भीगे, लेकिन आपको नहीं हुआ हमें हो गया, या आपको हुआ हमें नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन छात्रों कहीं ना कहीं उसके पीछे जीवाणु, फफूंद, विषाणु और प्रोटोजोआ किसी न किसी का यहाँ पर हाथ है। तो आपको बता दें छात्रों, जनरली जो वायरस होता है, यानी कि जनरली जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरल होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप के जो लक्षण सर्दी जुकाम के आते हैं छात्रों, उसके भी कई रूप होते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं छात्रों, विषाणु जनित होते हैं। तो पहली प्रायोरिटी जो होगी वो वायरल। तो आपने अक्सर सुना होगा कि भाई वायरल फीवर चल रहा है, एक नाम आता है सबके दिमाग में कि भाई वायरल फैला हुआ है, वायरल फैला। वायरल क्या है छात्रों, वायरल ये नहीं कि कोई खबर है जो वायरल हो गई, इसीलिए वायरल होती है ना, बड़ी तेज फैलती है छात्रों, उसी तरह से कह रहा है वायरल। तो वायरल जो फीवर हो या वायरल डिजीज़ होती हैं वो आपको बताएं इनका कोई ख़ास समय नहीं होता छात्रों। साल भर में देखें तो कई बार सीजन इनका आता है। ज़्यादातर आपने देखा जब मौसम बदलता है तब इनका हमला बहुत होता है। जाड़े से गर्मी आ रही है, गर्मी से छात्रों आपने देखा होगा बरसात आ रही, बरसात से फिर जाड़ा आ रहा, उस समय इनका हमला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए तो ऑप्शन सी यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न है द वेक्टर ऑफ काला आजार छात्रों, जिसे हम डमडम फीवर भी बोलते हैं निकनेम में। एक अफ्रीकन बीमारी है छात्रों, जिसे हम काला आजार बोलते हैं, इसको हम लोग डमडम फीवर भी बोलते हैं। डमडम, ध्यान दीजिएगा, डमडम फीवर। इसका कह रहा वाहक आपसे पूछ रहा छात्रों। ये इस तरह के प्रश्न छात्रों याद दीजिएगा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वाहक वाला जरूर एग्जाम में आता है। एनाफ्लीज का नाम आपको परिचित है छात्रों। दूसरा है क्यूलेक्स, सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई। अब आपको बता दें छात्रों जो एनाफ्लीज है वो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, वो भी मादा हो। क्यूलेक्स जो होती है छात्रों आपको पता होगा बाउचेरिया ब्राउनक्राफ्टरी जो होगी, जो कि हमने बताया था फाइलेरिसिस, हाथी पांव बीमारी के लिए जिम्मेदार है, और साथ में जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए। सीसी मक्खी छात्रों सामान्यतः आपको स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग से संबंधित है। लेकिन छात्रों अगर हम बात करें यहाँ पे सैंड फ्लाई, बालू मक्खी बोलते हैं इसको, ये बालू मक्खी जो है फैलाने में माहिर होती है काला आजार या डमडम फीवर को। ठीक है छात्रों, लेशमानिया डोनोवनी नाम का इसका प्रोटोजोआ होता है जो कि काला आजार नामक रोग को पैदा करने में सक्षम होता है। यहाँ पे साफ साथ में आपको लिखा होगा छात्रों, लिखिए लिखा हुआ है इस प्रोटोजोआ का नाम लेशमानिया डोनोवनी, जो कि रेत मक्खी, बालू मक्खी द्वारा फैलता है। ये परजीवी, यकृत, तिल्ली आदि जैसे आंतरिक अंगों में चले जाते हैं और जिससे सामान्यतः आपको फीवर आएगा, शरीर जो है आपका दुर्बल होता चला जाएगा, समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ये अफ्रीका की चलित बीमारी जो कि भारत में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ। वेरी गुड क्वेश्चन है और हम आपसे कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। करंट अगर हम बात करें सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तो छात्रों ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा अब जो है फैल रही है। अक्सर आपने ब्लड कैंसर की बात, कुछ कहते हैं कि आयनाइजेशन से, रेडिएशन से, मोबाइल टावर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, रेडिएशन से फैल रही है। तो कहा जाए छात्रों इसका जो कारण है वो अननोन है। मेडिकल साइंस में जैसे कहा गया कि अननोन कारण है, बहुत सारे कारण हैं, किससे भी हो सकता है ब्लड कैंसर, जन्मजात भी हो सकता है किसी को छात्रों का, क्लाइमेट्रिक, एक्वायर्ड। लेकिन छात्रों अगर हम बात करें कि ब्लड कैंसर में होता क्या है, किसकी संख्या अनियमित रूप से बढ़ने लगती है, अनकंट्रोल, जिससे कि हम ल्यूकेमिया कहते हैं। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स या ब्लड प्लाज्मा। छात्रों तो आपको पता होगा कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हमारे बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो में जहाँ ये बनती हैं, यानी इनकी जो मदर लोग हैं वह अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, रैपिड प्रोडक्शन, बड़ी तेज़ी से प्रोडक्शन होने लगता है। तो इनको जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होती है वो नहीं मिलती है, जिसके वजह से शरीर में प्रॉब्लम या समस्याएं आना शुरू हो जाती छात्रों। ये है बोन मैरो में बनती हैं अस्थि मज्जा के अंदर। वाइट ब्लड सेल, ये याद रखिएगा, इनकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, जिसे छात्रों हम लोग ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर सामान्यतः बोलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज, एक होता है वेक्टर बॉर्न, एक होता है वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न का मतलब जल जनित रोग है, यानी जल इसका एक सबसे बड़ा वाहक है। आपको रोग के द्वारा, यानी रोग को पैदा करने के लिए ये जो वाहक बन रहा है। डायबिटीज़ आपको पता है छात्रों, हार्मोनल से। कॉलेरा छात्रों आपको पता है, हैजा रोग जिसे हम लोग बोलते हैं। चेचक छात्रों एक विषाणु जनित रोग है। मलेरिया पता है, मच्छर के काटने से बीमारी होती है, परजीवी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा। तो छात्रों यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कॉलेरा है, हैजा रोग है। ये जल के द्वारा, अगर हम बात करें छात्रों दूषित जल, जैसे टाइफाइड भी है,
तो दूषित जल भोजन है। उसी तरह से छात्रों पहली प्रायोरिटी जो है वो क्या है, दूषित जल है और साथ में भोजन भी है। मक्खियाँ इसको फैलाने में बड़ा रोल निभाती हैं। मक्खियाँ अक्सर जो है खुले में लिखा रहता है कि जो है आप ना तो जाएं और खुले में छात्रों अपने भोजन को भी ना रखें। गांव देहात के अंदर मक्खियों की भरमार होती है, आप ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, आप रह नहीं सकते छात्रों। अब ये अगस्त सितंबर अक्टूबर जब ये महीने आएंगे छात्रों, तो आपको पता है उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हड़कंप मचा होता है इनका, ठीक है, क्योंकि इनका यही होता है, पानी जगह जगह भरा होता है, गंदगी है, नमी है, उमस है। ये बहुत सर्दियों में और बहुत गर्मियों में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। मक्खियाँ बहुत सारी बीमारियों को फैलाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, यहाँ तक कि ट्यूबरक्लोसिस को भी छात्रों। बस फ़र्क इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे कॉलरा हैजा रोग है तो भी आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। डायबिटीज़ एक हार्मोनल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स आपको पता है जो कि एक अब इस वक्त बीमारी दुनिया में पाई नहीं जाती है, ठीक है। मलेरिया आपको पता मच्छर के काटने के द्वारा पैदा होती है और सभी को मच्छर काटने से बीमारियाँ नहीं पैदा होती छात्रों। क्वेश्चन नंबर 7 का देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि एक विब्रियो कॉलरी नाम का जो है जीवाणु, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, उससे वो कॉलरा नाम का रोग पैदा होता है। 8वां प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है छात्रों ये, ठीक है। यहाँ पे कहता है 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, AMU क्या है छात्रों, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है छात्रों, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लीजिएगा इसको, यानी 931 तो है यहाँ पे देख लीजिएगा छात्रों ME, ठीक है, V है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट छात्रों। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो छात्रों 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट के लगभग बराबर होता है। यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी आपका 8वें में बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न कहता है कि साउंड वेव्स डू नॉट शो द फेनोमेना ऑफ, यानी जो ध्वनि तरंगे हैं जो हम बोल रहे हैं छात्रों, जो आप तक जा रही है, ध्वनि तरंगे भौतिक विज्ञान की कौन सी घटना को अंजाम नहीं देती हैं, सीधा सा बात, यानी कि इनमें से कौन सी फेनोमेना, कौन सी घटना है जो कि ध्वनि तरंगे नहीं करेंगी, प्रकाश तरंगे कर सकती हैं। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है डिफ्रैक्शन विवर्तन और चौथा है ध्रुवीकरण छात्रों, पोलराइजेशंस। पोलराइजेशन की घटना जो है वो छात्रों प्रकाश तरंगों में होती है, ठीक है, लेकिन जिसको हम ध्रुवीकरण कहते हैं छात्रों, लेकिन जो है सब ध्वनि तरंगों के अंदर ये नहीं घटती है। आपने प्रकाश तरंगों का डुअल नेचर पढ़ा होगा कि प्रकाश तरंगे जो है वेव्स भी हैं और रेज भी हैं, वो चलती हैं ऐसे कि ट्रांसवर्स तरंगों के तरीके से, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, लेकिन बिना किसी माध्यम के, सीधे मार्ग में, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। लेकिन ध्वनि तरंगे छात्रों ऊपर के सभी काम को अंजाम देंगी, लेकिन पोलराइजेशन जिसको हम ध्रुवीकरण कहते हैं उसको ये अंजाम नहीं देंगी। यहाँ पे प्रकाश तरंगों और अगर हम बात करें ध्वनि तरंगों का एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है, सबसे बड़ा अंतर। 10वां प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश निर्वात से पानी में प्रवेश करता है, सपोज करिए जो लाइट है अंतरिक्ष से आ रही, सूर्य से मान लो प्रकाश आया निर्वात से पृथ्वी पर आएगा तो वो सीधा पानी में चला जा रहा है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। कहाँ से कहाँ, वैक्यूम टू वाटर, माध्यम बदल रहा है। तो कह रहा है कि इसकी कौन सी विशेषता है जो अपवर्तित रहेगी, यानी इस तरंग का, प्रकाश का जो किरण है, इसका कौन सा गुण है, भौतिक गुण जो कि परिवर्तित नहीं होगा। चाल बदल जाएगी छात्रों, माध्यम बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक की ओर जा रहा है। हमने आपसे बताया जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं सिवाय एक चीज़ के। दूसरा आयाम बदल जाएगा छात्रों, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा छात्रों, आवृत्ति। जिस प्रकार भार और द्रव्यमान में छात्रों बताते हैं कि द्रव्यमान जो है कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता, भार बदलता है, उसी तरह छात्रों इसकी आवृत्ति, जब प्रकाश चाहे वो कांच से पानी में जाए, पानी से हवा में जाए, हवा से कांच में जाए, डायमंड में जाए, कहीं भी जाए, किसी भी माध्यम परिवर्तन होने पर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सभी चीज़ों में इसके परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी है छात्रों, इसको रट लीजिएगा दिमाग में। 11वां प्रश्न, द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज कॉज्ड बाई, रनवे पे आपने देखा है जो एरोप्लेन होता है छात्रों, हेलीकॉप्टर तो जगह पे ही उड़ जाता है, जहाँ पे है वहीं उड़ जाता है वो। हेलीकॉप्टर आपने देखा उसका अपलिफ्टिंग का जो सिद्धांत है वो अलग तरीके से काम करता है। जेट जो होते हैं आपने देखा है, जो फाइटर प्लेन होते हैं उनका भी एक अपथ्रस्ट मॉड्यूलेशंस पे बना होता है, उनके पास भी इंजन होता है जो प्रोपल्शंस करता है इसके उठाने में, ठीक है। लेकिन छात्रों एरोप्लेन का सिद्धांत है वो आपने देखा उसको समय चाहिए, रनवे पे वो दौड़ता है, दौड़ने के बाद उतरने के लिए भी और चढ़ने के लिए दोनों, टेक ऑफ
और लैंडिंग दोनों के लिए छात्रों एक रनवे की जरूरत पड़ती है। जितना भारी भरकम प्लेन है उतना लंबा रनवे रहता है उसको उठने के लिए। ये जो अपलिफ्टिंग है छात्रों, जो हवा में उड़ जाता है जहाज जो है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पहली कक्षाओं में भी हमने आपको बताया है कि बर्नौली जो थ्योरम है, P इन्वर्सली V के बराबर, यानी V वेलोसिटी है, P प्रेशर है। वेलोसिटी बढ़ेगी, हवा की दाब क्या होगा वहाँ पे कम होगा छात्रों। जो पंख बनाए जाते हैं जहाज के अंदर वो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के जो है छात्रों उनकी डिज़ाइन बनी होती है छात्रों, ठीक है। ये जहाज के जो होते हैं नीचे की जो है हवा का दाब और ऊपर की हवा का दाब दोनों में अंतर रहता है छात्रों। जब आपने देखा होगा जो विंग्स होते हैं ये साइड से आप देखेंगे उसके पंख जो होते हैं उनकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की होती है। जब वो रनवे पे दौड़ते हैं छात्रों तो ऊपर की वेलोसिटी ऑफ प्रेशर और नीचे की हवा वेलोसिटी ऑफ प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है इनकी बनावट के कारण। बर्नौली थ्योरम के कारण ऊपर प्रेशर घट जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि हवाई जहाज उसी तरह से ऊपर उठने लगता है छात्रों, जिस प्रकार से हमने आपसे बताया था कि पिछली कक्षा में कि जो आंधी में तूफान में छतें उड़ जाया करती हैं छात्रों, ऊपर की ओर चली जाती हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निद्रा रोग का वाहक क्या है? गुड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा रोग को छात्रों हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस छात्रों, है ना। ये काफ़ी खतरनाक भी बीमारी एक तरीके की। सैंड फ्लाई बालू मक्खी, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, फ्रूट फ्लाई जो फलों पे रहने वाली, या सीसी मक्खी छात्रों। तो स्लीपिंग सिकनेस जो निद्रा रोग है छात्रों एक मानसिक मनोदशा है, ठीक है। शरीर के कई अंग इसमें प्रभावित होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो है एक परजीवी के द्वारा होता है छात्रों, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें ट्रेपेनोसोमा गैम्बियम्स ब्रूजी या ट्रेपेनोसोमा गैम्बियम्स, ठीक है, उसका जो है क्रूजी बोलते हैं, तो उसके कारण होती है। लेकिन इसको फैलाने के लिए जो वहाँ के छात्रों उसका नाम है सीसी मक्खी। टी साइलेंट है, सुनामी वाला, सीसी मक्खी बोलिएगा, ठीक है। सीसी मक्खी है, जिस तरह से सैंड फ्लाई है, बालू मक्खी, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, उसी तरह सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस के जो है प्रोटोजोआ को, परजीवी को अपने शरीर से ले जाकर मनुष्य के शरीर में जब वो काटेगी तो छात्रों वो आराम से वहाँ पे पहुँच जाएगा और जो इंसान ग्रसित हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस से। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। नेक्स्ट अगला सवाल है 13वां, पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, वेरी गुड क्वेश्चन है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन थी छात्रों, आप जानते होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सुना होगा आपने, एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक डब्ल्यू फ्लेमिंग है लेकिन ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनको आगे चलकर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इस कार्य के लिए कि उन्होंने, अगर कहा जाए कि धोखेवंश से या कार्य करते करते उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, जिसे हम कहते हैं छात्रों की एंटीबायोटिक बनाई। एंटीबायोटिक क्यों बनाई? क्योंकि पेनिसिलियम नाम का एक फफूंद था छात्रों, जो कि उनके प्रयोगशाला में रखा था, आसपास जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो मरने लगे। इनको ये बात समझ में आई कि भाई ये फफूंद के अंदर क्या है, बहुत अच्छी काबिलियत है, ऐसा इनके अंदर मानना था। इन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि फफूंद के अंदर ये ताकत है कि वो आसपास के जीवाणुओं को मार दे, जो है मृत कर दे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है। आगे छात्रों उस फफूंद का नाम था पेनिसिलिन नोटोटम नाम था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1940 में छात्रों की थी, उसके बाद इनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 14, द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। अब आपको छांटना है कि 4 बड़ी बीमारियों में कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित है। पहला आपके सामने टाइफाइड, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइफाइड जो है होता है छात्रों वो एक जीवाणु जनित रोग है। कॉलरा आपको पता है छात्रों एक जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया एक आपको पता है परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है सर्दी जुकाम, जो हम लोग पहली क्लास जो इसी क्लास के पहले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम भी जो होता है छात्रों वो विषाणु जनित पाया जाता है। आम होता है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी बड़ी तेज़ी से, याद रखिएगा ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। सर्दी जुकाम अगर आपके घर में किसी को है तो बड़ी तेज़ी से दूसरों में भी फैल जाएंगे। अगला है 15वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया। अब आपको बताना है कि मलेरिया जो बीमारी है इसमें जूड़ी देकर बुखार आता है, कपकपी होती है छात्रों, एक घातक खराब रोग है, बच्चे वगैरह भी इसमें जान जा सकती है। ये इंसेक्ट से होता है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से। तो छात्रों आपका सीधा आंसर होगा प्रोटोजोआ, जिसको आप लोग जानते होंगे छात्रों। इसकी कई सारी जो है स्पीसीज़ होती हैं इस प्रोटोजोआ की, जिसके लिए हम लोग टर्म नाम यूज़ करते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। इनके जो प्रोटोजोआ है, जो परजीवी है, जिससे हमारे शरीर में जब जाते हैं रक्त के अंदर, जब मच्छर काट लेती है छात्रों, तो आपको पता होगा कि वो हमारे जो है ब्लड को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जूड़ी देकर बुखार आता है, कपकपी रहेगी जब तक कि सही आपको इसमें दवाएं न चले छात्रों। तो इसको बोलते हैं प्रोटोजोवन डिजीज़। मलेरिया आपको पता है कि अफ्रीका की जो भी मलेरिया वो काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। दुनिया में इसकी कई सारी प्रजातियाँ हैं। एनाफ्लीज नाम का मच्छर इसको फैलाता है। 16वां प्रश्न कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
डिजीज इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, याद होगा आपको जब हमने रोग वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया भी था। इसीलिए सभी क्लास जो छात्र अक्लमंद हैं, जो बहुत ही होशियार हैं छात्रों, वो बराबर क्लासेस सारी कर लेंगे हमारी और कर भी रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग का शुक्रिया भी है कि उनमें सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल भी रही हैं। आप देखिए हमने जब डिजीज़ पढ़ाया था उसमें बताया था कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, संचारित रोग, गैर संचारित रोग से सवाल एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कौन सा संचारित। संचारित का मतलब आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाए। क्या डायबिटीज़, मधुमेह अगर किसी को है तो छूने से, पास बैठने से या खांसने से नहीं फैलता। डिप्थीरिया है छात्रों, जानलेवा रोग है, बच्चों के अंदर होता है। आर्थराइटिस से किसी को छूने से, पास बैठने से नहीं होता। कैंसर छात्रों छूने और पास बैठने से नहीं होता। डिप्थीरिया एक बीमारी है छात्रों, इसका आपको टीका भी लग चुका है, डीपीटी का, आप जानते भी होंगे। ये आपके नेजल ड्रॉपलेट से भी, इन्फेक्शन से भी बॉडी के पहुंच सकता है दूसरे के अंदर भी, क्योंकि एक तरह का कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी नाम का जीवाणु होता है जिससे कि बीमारी बच्चे के गले के अंदर होता है और इसमें कि बच्चा सांस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, वेरी गुड क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स क्या है, इसको छात्रों हम लोग चेचक बोलते हैं। सामान्यतः अगर देखें तो चेचक न बोलकर इसको हम लोग छोटी माता अगर कहें तो ज़्यादा सही नाम होगा। एक लोकल नाम रखा गया था छोटी माता, जिसको हम पढ़ा भी चुके हैं आपकी क्लास में यूट्यूब पर। चेचक छात्रों पहले होती थी, अब नहीं। ये बीमारी उन्मूलित हो चुकी है, रेडिकेट हो चुकी है। रोबियोला वायरस, ये जो है छात्रों आपको बता दिए, रोबियोला जो होता है वो मिजल्स, खसरे के लिए है। वेरियोला वायरस यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरिसोला जो है वो चिकन पॉक्स के लिए है। और मिक्सो वायरस जो होता है वो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग के मम्स यानी एक बीमारी होती है, इसको गलसुआ बोलते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ऑप्शन बी होगा वेरियोला वायरस। ये चेचक या छोटी माता के लिए जिम्मेदार है। ये बीमारी 1980 के बाद से नहीं पाई गई। पूरी तरह से दुनिया बीमारी ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी ख़तरनाक होती थी। ज़्यादातर 12 साल तक के बच्चे इसमें मारे जाते थे। 18वां प्रश्न, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई। जनरली आपको टाइफाइड हो चुका होगा, बहुत सारे छात्र छात्राएं होंगे जो कि इससे ग्रसित हो चुके हैं और कभी भी हो सकते हैं दोबारा, ये कुछ पता नहीं छात्रों। ये आम बीमारी है, आप सबको पता है। अगर दुनिया में सर्च कराएं तो टाइफाइड चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ब्रिटेन हो, कहीं ना कहीं हो ही जाती है छात्रों। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, पूरा नाम है। इसकी कई सारी प्रजातियाँ हैं। टाइफाइड आपको होगा तो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होगी, यानी इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो कमजोरी है। पाचन आपका प्रभावित होगा, ठीक है छात्रों, और बुखार भी रहेगा। समय लगता है इसके अंदर, महीना भी लग सकता है, रिकवरी में 1.5 महीना भी लग सकता है। टाइफाइड का जो बीमारी है छात्रों वो जो होती है जीवाणु है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी छात्रों। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 1 आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये छोटी आंत पर हमला करता है छात्रों, इसके लिए एक जांच कराई जाती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि उस मेडिकल टेस्ट का क्या नाम है छात्रों जिसको हम लोग इसको कराते हैं, ठीक है, टाइफाइड के अंदर। बड़ा फेमस जांच है। 19वां है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए करेक्टली मैच। अब आपको जानना है छात्रों, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक तरफ बीमारी दे रहा और दूसरी तरफ उसके रिलेटेड दवा या टीके बता रहा। 4 सवाल नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए 1 सवाल नहीं बल्कि 4 सवाल हैं। टेटनस के लिए आपको पता है क्या BCG का टीका लगता है? नहीं, क्योंकि BCG का टीका छात्रों किसके लिए लगता है? TB के लिए। TB के लिए छात्रों टेटनस का टीका ATS के लिए लगता है ना। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG लगता है, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। स्कर्वी छात्रों जो होता है वो विटामिन C की वजह से होता है, इसलिए ये भी गलत है। क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विनेन आपने पढ़ा होगा छात्रों, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। ये मलेरिया की औषधि और काफ़ी ज़्यादा कोविड के दौरान ये फेमस भी हुई थी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने जो है भारत से मांग करी थी। भारत के पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है इसका क्लोरोक्विनिन मलेरिया, क्योंकि मलेरिया ज़्यादातर अमेरिका वगैरह में नहीं होता, यूरोपियन कंट्रीज़ में कम है छात्रों। चाहे उनकी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, ज़्यादातर इक्वेटर के आसपास के जो देश होते हैं छात्रों, जो कि हम कह सकते हैं विषुवतीय रेखा के पास, ठीक है, जो उस कटिबंधी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे नमी, मॉइस्चर, वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हुमस है, दलदल है। तो भारत भी कुछ ना कुछ हिस्से में, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, हम लोग भी। तो मलेरिया क्लोरोक्विनिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्टली मैच है। बाकी टेटनस के लिए छात्रों ATS का इंजेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का और स्कर्वी के लिए विटामिन C होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। छात्रों एक बुखार होता है पीला बुखार, पीलिया नहीं है, पीला बुखार, शरीर पीला पड़ जाता है ऐसे बुखार के अंदर। ये भी एक जीवाणु जनित बीमारी है छात्रों की, विषाणु जनित। येलो फीवर छात्रों उसी के द्वारा फैलती है जिससे डेंगू फैलता है, जिससे चिकनगुनिया फैलता है। इसका मच्छर का नाम है छात्रों एडीज एजिप्टी, पूरा नाम है एडीज एजिप्टी नाम है छात्रों, ठीक है।
ये मच्छर की जो प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये येलो फीवर को भी फैलाती है, जीका नाम की बीमारी को भी फैलाती है, डेंगू को भी फैलाती है और चिकनगुनिया को भी फैलाती है। 4 बड़ी दुनिया की बीमारियां हैं जिसको फैलाने वाला वाहक जो मच्छर है वो फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिप्टी है। एनाफ्लीज आप छात्रों पता है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। हाउस फ्लाई जो है आपने पता कि जो है आम बीमारियां हैं, टीबी को फैलाना है ना छात्रों, गंदगी से बैठ के कॉलरा को फैलाना। क्यूलेक्स का आपको पता ही छात्रों जापानी इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया नाम की बीमारी को फैलाना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। 21वां सवाल है टेटनस इज कॉज्ड बाय। टेटनस जिसको हम लोग धनुष्टकाकार रोग भी बोलते हैं, लॉक जॉ भी बोलते हैं, जानलेवा रोग अगर किसी को हो गया तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसको बचाया जा सके छात्रों। यही एक ऐसी बीमारी है कि जिससे न होने से पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है आपको, यानी कि जब गर्भवती स्त्री होती है छात्रों तो गर्भवती स्त्री में सबसे पहले अगर कोई इंजेक्शन लगता है तो वो टिटनेस का लगाया जाता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम पढ़ चुके हैं आप इससे पहले कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टेटनस एक जीवाणु जनित रोग है जो कि आपको डस्ट और रस्ट दोनों जगह मिल जाएगा, जंग लगे लोहे में और आपको धूल मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपके शरीर में ब्लड के अंदर ये चला जाता है तो छात्रों फिर लॉकजा या धनुष्टकाकार रोग नाम की बीमारी ये पैदा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न कहता है द वैक्सीनेशन अगेन स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीनेशन अगेन स्मॉल पॉक्स। अब यहाँ से जो पूछ रहा है छात्रों, कई बार क्या होता है कि जो टीके बनाए जाते हैं कभी कभी जीवित बीमारी के जो है बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, जीवित होते हैं, कभी उसमें मरे हुए होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। अलग अलग पूछा जाता है एग्जाम में कि जो वैक्सीन बनाए जाते हैं वो बीमारियों से ही बनाए जाती है छात्र। कभी लाइव होते हैं बैक्टीरिया, कभी मरे हुए होते हैं, कभी इनएक्टिव होते हैं, कभी एक्टिव होते हैं। तो कह रहा है जो स्मॉल पॉक्स है यानी कि जो चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने, उससे पूछ रहा है कि भाई ये किल जर्म होते हैं, मरे हुए रोगाणु होते हैं, या बहुत कमज़ोर जीवाणु होते हैं, या लाइव जिंदा बिल्कुल एंटीबॉडीज़ हैं, या रोगाणु होते हैं छात्रों। तो आपसे कहा जाए कि वीकेंड जर्म्स होते हैं, बहुत कमज़ोर अगर हम बात करें। ठीक है, टीकाकरण आपको पता है वैक्सीनेशन होती है, इसमें निष्क्रिय कमज़ोर रोगाणु को शरीर में डाला जाता है। ये किसी विशेष बीमारी के लिए अच्छी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पहला टीका जो छात्रों बनाया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है छात्रों, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में आपको पता है कि इसके प्रकोप से न जाने कितनी जान बच्चों की जा चुकी थी। 80 के बाद से छात्रों आपको पता है कि बीमारी अब तक दोबारा नहीं पाई गई। नेक्स्ट वन, अगला सवाल 23वां, एड्स क्या है छात्रों। यहाँ पे एड्स एक बीमारी जनरली आप जानते हैं, लेकिन सवाल का जो उत्तर है वो ये जानना चाह रहा है कि एड्स सामान्यतः किसके द्वारा होता है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं छात्रों। तो आपको पता होगा कि ये HIV वायरस के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और इसके कई प्रकार भी होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 है ना, ये बहुत सारे हैं। तो HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है या एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का छात्रों ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गिरने लगती है, इंसान एक दिन उसमें खत्म हो जाता है। 24वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। छात्रों यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है ये फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर। अक्सर आपने सुना होगा कि रेडिएटर जो होता है कूलेंट के रूप में पानी भरा जाता है उसके अंदर। कारण क्या है, आपने पेट सेकने में पानी का इस्तेमाल करते हैं द्रव का। कारण क्या है छात्रों, इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है स्पेसिफिक हीट का, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है अन्य की अपेक्षा। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए चाहे वो कूलेंट के फॉर्म में हो और चाहे छात्रों ये हॉट बैग के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहें तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम अगर देखें तो 4.18 जूल प्रति कैलोरी होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा पानी के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल हमने कार में देखा होगा इंजन को ठंडा करने के लिए। ट्यूबवेल का भी आपने देखा होगा, इंजन चलता है तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल करते हैं कि हीट को ये कम मात्रा में ज़्यादा हीट को यह अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। गुड क्वेश्चन से छात्रों, आपने ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ा होगा कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, तमाम तरह का कन्वर्सन चार्ट पढ़ा होगा। तो आपको पता है जो बैटरी होती है, मोबाइल की चार्जर होते हैं, चाहे वो आपकी इन्वर्टर बैटरी हो, उसमें जो ऊर्जा होती है छात्रों, क्योंकि उसमें रसायन इस्तेमाल होता है, रसायन का मतलब केमिकल्स यूज होते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं छात्रों वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, यानी जो बैटरी सेल होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न कहता है विच एसिड इज स्टोर इन बैटरीज। जो बैटरी होती है उनके अंदर बेसिकली कौन सा अम्ल पाया जाता है। तेजाब का नाम छात्रों आपने सुना होगा। जो पहले एसिड्स आते थे, बैटरियां होती थी, उनको रिचार्ज कराने दुकानों पे ले जाना पड़ता था, घंटों घंटों लगी रहती थी, तब याद होगा आप लोगों को, है कि नहीं। ट्रक हो, बस हो, जो भी बैटरी आज के टाइम में यूज़ हो रही हैं छात्रों, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसको हम लोग छात्रों ठीक है एसिड का राजा भी एक तरह का है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड छात्रों बोलते हैं उसको, सामान्यतः हम लोग तेजाब बोलते हैं। यही बैटरी का एसिड। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। एरोसॉल का एक उदाहरण है, इसको रट लीजिएगा, या आपको जियोग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा एरोसॉल के बारे में, और ऐसे भी आपने पढ़ा होगा छात्रों क्लाइमेट में, ठीक है। जलवायु पर प्रभाव डालने वाला प्रभाव, इसलिए इसको एरोसॉल। मिल्क, रिवर वाटर, स्मोक और ब्लड छात्रों। एरोसॉल का स्प्रे आप जानते हैं छात्रों, इस समय देखा होगा ट्रेडिशनल बन चुका है, शादी में, पार्टी में आपने कहीं भी देखा होगा, स्प्रे करते हैं लोग अक्सर एरोसॉल की टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी। अगर स्मोक की बात करें, धुएं का, तो क्या है, धुआं, धूल, तूफान, धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे, सभी क्या है, किसके उदाहरण है छात्रों, एरोसॉल के हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छात्रों आपके सामने 28वां। रक्त को शुद्ध किया जा सकता है छात्रों, गुड क्वेश्चन है। ब्लड में भी प्यूरिफाइड डायलिसिस के द्वारा। डायलिसिस आप जानते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोगुलेशन और फिल्ट्रेशन। डायलिसिस क्या छात्रों, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब वृक्क जो कार्य कर रहा है वो काम करना बंद कर देता है या कम काम करता है, तो इंसान को अगर जिंदा रखना है छात्रों, तो उसके समय समय पे डायलिसिस कराई जाती है। एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वही कार्य होता है जो नेफ्रॉन्स, जो किडनी फिल्टर करती हैं रक्त को, वही मशीनें करती हैं छात्रों। एक तरफ से रक्त निकल कर अशुद्ध और एक तरफ से शुद्ध होता है शरीर के अंदर प्रवेश करा देता है। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर छात्रों लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। तो ये थे आज के 28 क्वेश्चन थे इसके अंदर, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आए छात्रों। इसी तरह से आप जो क्लासेस नहीं किए उनको भी कर लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग को हमारी तरफ से रहेंगी छात्रों, ठीक है। और जल्दी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी आपसे मुलाकात करेंगे, इसी तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और टॉपिक्स को लेके जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। जो लोगों ने क्लास हमारी पूरी देखी उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।